देखिए आज हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए ये तीन टर्म से बना हुआ है, बात को समझेंगे। उसको हम ई वेक्टर से डिनोट कर दिए हैं। यह तीन टर्म से बना हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको ध्यान से समझने की कोशिश करें। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। तो इलेक्ट्रिक मीन्स क्या हुआ? चार्ज। फील्ड मतलब उसका क्षेत्र या रीजन। इंटेंसिटी का मतलब होता है इफेक्ट या प्रभाव, है ना? इफेक्ट या इसको प्रभाव भी कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जब कोई चार्ज को कहीं रख दीजिएगा आप, कोई भी चार्ज को कहीं पर आप रख देंगे, मान लीजिए यहाँ पर क्यू चार्ज रख दिए, जैसे ही चार्ज यहाँ पर आएगा तो अपने चारों तरफ अपना ये इफेक्ट दिखाना शुरुआत करेगा। और यह इफेक्ट चारों तरफ दिखाएगा, ये यूनिफॉर्म रूप से दिखाएगा ये अपना इफेक्ट चारों तरफ। और नेचर में तो याद कीजिए सब लोग अपना इफेक्ट दिखाता है ना? जहां भी जाइएगा सब लोगों का अपना अपना इफेक्ट होता है। बात समझ रहे होंगे। अगर मास रखिएगा तो मास का इफेक्ट, मैग्नेट रखिएगा तो मैग्नेट का इफेक्ट, और लाइट रखिएगा तो लाइट का इफेक्ट। एक बल्ब जला दीजिए, वो भी अपना चारों तरफ अपना इफेक्ट क्रिएट करने लगता है, अपना प्रभाव डालने लगता है ना? आप भी कहीं नए शहर में गए होंगे, नए कॉलोनी में जाइएगा, तो जहां रहिएगा तो एक ही दिन में आपको सब लोग जान जाएगा? नहीं जानेगा। धीरे धीरे अगल बगल वाला लोग जानेगा। फिर ज्यादा बदमाश रहिएगा तो और ज्यादा दूर तक जानेगा, है ना? जितना ज्यादा वहां उत्पाद कीजिएगा उतना ज्यादा लोग जानेगा, जितना दूर तक जानेगा। लेकिन एक दिन में तो नहीं जानेगा। लेकिन किसी भी चीजों का इफेक्ट कितना दूर तक जाएगा वो किन किन बातों पर डिपेंड करेगा, वो सोच लीजिए। कहने का मतलब इस चार्ज का इफेक्ट कितना दूर तक जाएगा, इंटेंसिटी क्या होगा। मान लीजिए कि जो इफेक्ट यहाँ पर होगा वही इफेक्ट यहाँ पर होगा। मान लिया जाए कि आप सोच लीजिए, सिंपल सा आम सिंपल लाइफ में समझ लीजिए, आपका इफेक्ट कहाँ तक? घर के बाहर नहीं, है ना? आपका गुस्सा कौन सोचते होंगे? मम्मी, पापा। अगल बगल अब थोड़ा बहुत और 2-4 किलोमीटर दूर जाइए तो कोई जानवर नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, हर एक चीजों के क्षेत्र में वही होगा। एक चार्ज रखिएगा तो अपना इफेक्ट क्रिएट करेगा, वो चारों तरफ अपना इफेक्ट क्रिएट शुरुआत करेगा ये। और यह इफेक्ट जो है सभी जगह सेम नहीं होगा। जैसे जैसे दूर जाएंगे इफेक्ट घटते चला जाएगा। किसी भी चीजों का, मैग्नेट का हो, मास का हो, चार्ज का हो, लाइट का हो। आप सोचिए कि एक छोटा सा बल्ब 5 वाट का एक बड़े से हॉल में जला दीजिए, तो क्या उसका इफेक्ट सब जगह सही सही जाएगा? उस 5 वाट का बल्ब टेबल लैंप में जला करके आप किताब पढ़िए तो इफेक्ट अलग रहेगा। लेकिन वही बल्ब को आप बहुत दूर रख करके पढ़िएगा तो उसका इफेक्ट अलग होगा। तो जितने तरह का इफेक्ट है यानी इंटेंसिटी है, वो हर हाल में इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। यह लाइट में भी पढ़ा चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में भी पढ़ा रहे हैं, मैग्नेट में भी पढ़ाएंगे। ईच एंड एवरी टाइम आप समझ लीजिए सभी चीजों का इफेक्ट जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि इसको समझना है, इसके फॉर्मूला तो याद करना पड़े, लेकिन इसकी बात को समझिए पहले। पूरा नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन हम लोग कभी कभी सम टाइम बुक में भी पूछेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला नहीं होता है, फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। लेकिन शॉर्टकट में हम यही बोलेंगे, पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताइए। पूरा नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताइए, लेकिन आपको समझ लेना है।
यानी कि समझ लीजिए यहाँ पर भी आपको समझना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। इन फार्मूला जब भी होगा तो इंटेंसिटी का, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। कौन से वेक्टर से डिनोट करते हैं? ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, ई वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो देखिए हमारा यही कहना है, चार्ज लीजिए, मास लीजिए, मैग्नेट लीजिए, लाइट लीजिए, साउंड लीजिए, सभी चीजों की इंटेंसिटी सेम जैसा फॉलो करेगा। जितना ज्यादा साउंड बॉक्स के पास रहिएगा उतना ज्यादा इफेक्ट आपको पता चलेगा। दूर चले जाइए 100 मीटर कम इफेक्ट, 200 मीटर कम इफेक्ट, 2-4 किलोमीटर जाइएगा तो पता नहीं चलेगा, कितना बड़ा बॉक्स बजा दीजिए। तो आपको समझ लीजिए इंटेंसिटी सभी जगह एक ही जैसा बिहेवियर करता है, और वह है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पहले फोर्स आया कि पहले इंटेंसिटी आया? मतलब चार्ज चार्ज के बीच में फोर्स लगता है, तो पहले फोर्स डेवलप होगा कि पहले इंटेंसिटी आएगा? आप लोग बोलिए, बोलिए जल्दी से, पहले फोर्स आएगा कि इंटेंसिटी आएगा? बात फोर्स समझिए सर। अच्छी तरह से। पहले क्या आएगा? फोर्स आएगा, आपने कहा। और कोई कुछ बोलिए, दूसरा लोग बोलिए कि इंटेंसिटी आएगा। देखिए सबसे पहले तो इंटेंसिटी ही आएगा तब फोर्स आएगा, बस इतने समझिए। ऐसे तो कुछ नहीं हो सकता है, पहले इंटेंसिटी ही आएगा हर हाल में। इस बात को आप समझ लीजिए, है ना। पहले क्या आएगा आपका? हर हाल में इंटेंसिटी ही आएगा, तभी काम आपका चलेगा। क्या होगा? पहले हर हाल में इंटेंसिटी आएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इंटेंसिटी इसलिए आएगा कि आप देखिए दो चार्ज रखिएगा Q1 Q2, तो दोनों के बीच का फोर्स कब डेवलप होगा? जब इसका प्रभाव बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, इसका भी प्रभाव बढ़ते जाएगा। अब बताइए दो सिमिलर चीजों में प्रभाव जब होगा, आप दो रंगदार एक क्षेत्र में रह सकता है क्या? आप खुद सोचिए, हम लोग ह्यूमन लाइफ में ही सोच लीजिए, दो रंगदार एक क्षेत्र में नहीं रह सकता है, क्योंकि दोनों का क्षेत्र बट जाएगा। अगर एक दूसरे के क्षेत्र को क्रॉस करना चाहेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, मारपीट होगा, फोर्स लगेगा। तो पहले इसका इफेक्ट टकराएगा और तब फोर्स क्रिएट होगा। तो चार्ज के केस में भी यही होगा, पहले इंटेंसिटी तब इफेक्ट आपका यानी फोर्स आएगा। अब किसी चार्ज की इंटेंसिटी तो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगी, दूसरा किस बात पर डिपेंड करेगा? बात सोचिए, दूसरा किस बात पर डिपेंड करेगा? दूसरी बात यह है कि ये चार्ज जो है, कोई भी जो चार्ज है अपने चारों तरफ इफेक्ट जो क्रिएट कर रहा है, वह इफेक्ट क्रिएट कितना रफ्तार से कर रहा होगा लगभग? तो चारों तरफ ये अपना इफेक्ट जो क्रिएट करता है वह स्पीड ऑफ लाइट से करता है, वेरी हाई स्पीड होता है। सोच लीजिए हम लोग क्या इफेक्ट क्रिएट करेंगे, है ना। आप सोच लीजिए, आप कितना बड़ा बदमाश हो जाइए, कितना बड़ा कुछ हो जाइए, तो आपका इफेक्ट बहुत दूर तक नहीं जाएगा। पटना का रंगदार दिल्ली में जाके कुछ नहीं कर सकता है, अब मुंबई वाला के तो आप जानबो नहीं करते हैं कौन वहाँ रंगदार है, उसका इफेक्ट यहाँ पता भी नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बात समझिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। इफेक्ट तो हर एक चार्ज का इफेक्ट है, जो आप समझ लीजिए इसकी इफेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से भागती है। किससे भागती है? स्पीड ऑफ लाइट से भागती है। और इसका यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में भी करेंगे। कहाँ करेंगे? इलेक्ट्रिक करंट में करेंगे। आए बात समझ में? तो हमें लगता है कि अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है। किसी भी चार्ज के चलते इफेक्ट है, प्रभाव है, और वह इफेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। यह चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्री स्पेस में। अगर फ्री स्पेस में है तो चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिफिनीशन है, परिभाषा है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है। तो बात समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। सर ये एक बार फिर से बता दीजिए, ये इंटेंसिटी पहले कैसे आया? इंटेंसिटी ही पहले आएगा, पहले आप इफेक्ट अपना प्रभाव क्रिएट कीजिएगा अगल बगल मारपीट करके, तब ना पुलिस आएगा, तब ना फोर्स लगेगा। पहले तो इंटेंसिटी ही आएगा, तभी फोर्स लगेगा। क्योंकि आप जब तक कोई चार्ज अपना इफेक्ट नहीं क्रिएट करेगा, तब तक उसका कोई फोर्स उसको लगाने के लिए नहीं आएगा। और अकेला चार्ज अपने पर तो फोर्स लगाएगा नहीं, दो का इंटेंसिटी टकराएगा। मान लीजिए जाए हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हम आप पर फोर्स कब लगाएंगे? जब आ करके मेरे घर में हम ही को गाली दीजिएगा, हम ही को बुरा भला कहिएगा, तब हम आपको छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब मेरा इफेक्ट ये क्रिएट है पहले, कि मेरे घर में आके कोई गाली नहीं सकता है, मेरे क्षेत्र में आके कोई हमको कुछ बोल नहीं सकता है। अगर कोई आएगा तो उसका ठुका ही होगा। तो पहले तो फील्ड आया ना, और कोई उसके अंदर घुसा कोई दूसरा चार्ज, तब हम फोर्स लगाएंगे, अन्यथा तो हम फोर्स लगाएंगे ही नहीं। बात समझ में आ गया? पहले यस फील्ड सर। क्रिएट होगा तब फोर्स लगेगा। ग्रेविटेशन के केस में यही है। आप बताइए, पृथ्वी के क्षेत्र में आइएगा तब फोर्स लगेगा। पृथ्वी का भी अपना क्षेत्र है, पृथ्वी का अपना क्षेत्र है। इसके सेंटर से 42,000 किलोमीटर ऊपर चले जाइएगा, 42,000 किलोमीटर ऊपर, तो पृथ्वी अपना ये क्षेत्र क्रिएट करके रखा है। इस क्षेत्र के बाहर पृथ्वी फोर्स नहीं लगाता है। इस क्षेत्र के अंदर आइएगा, जो भी मास रहेगा उसको खींचना शुरुआत करता है धीरे धीरे, और जितना जल्दी नजदीक आइएगा उसको उतना रफ्तार से खींचेगा। क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ से घटते चला गया है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी लगभग 0 हो गया है 42,000 किलोमीटर जाने के बाद। और यहाँ पर जैसे जैसे नजदीक आएगा, इंटेंसिटी फॉलो करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। तो फील्ड के, ग्रेविटेशनल फील्ड के इंटेंसिटी में जब घुसिएगा तो डिस्टेंस ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा, और जैसे जैसे उसके पास आएगा फोर्स बढ़ते चला जाएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, लाइट का इंटेंसिटी, साउंड का इंटेंसिटी, हर एक चीजों का इंटेंसिटी एक ही जैसा फॉलो होता है ना। इस बात को समझ लीजिए। और अब हम लोग यहाँ इलेक्ट्रोस्टैट के फील्ड इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ बात जो है बोलते हैं वो सब लिखाया नहीं जाता है। तो सबसे पहला बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सर अगर डिस्टेंस देर हो इंटेंसिटी जाएगा तो इंटेंसिटी पे क्या? घटेगा। अभी बोले स्क्वायर घटेगा। लाइट का बल्ब जला दीजिए 4 मंजिला बात डाल करके ऊपर छत पर, और नीचे रूम में पढ़ लीजिएगा। मतलब बल्ब को बहुत दूर रख दीजिए तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ पाइएगा। क्योंकि उसका इंटेंसिटी जैसे जैसे दूर जाएगा घटेगा वही बल्ब का। और नहीं, इंटेंसिटी घटने का कारण बहुत सारा है ना। उसके फील्ड को विरोध करता, अवरोध करता है नेचर में। जो एयर प्रेजेंट है, डस्ट प्रेजेंट है, बहुत सारा चीज प्रेजेंट है ना। क्योंकि कहीं भी इंटेंसिटी जो होता है आपका, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं, लाइट में भी तो अगर पढ़ाए थे ये बात डिस्टेंस को। को जीरो कर दे तो डिस्टेंस जीरो करते हैं तो इंटेंसिटी सबसे हाई होगा। वो तो नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा ना। कैसे डिस्टेंस? डिस्टेंस पहले आप जीरो कर ही नहीं सकते हैं ना। आप मैथ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, दो चीजों का आप नहीं सटा सकते हैं, दो चार्ज को कभी भी डिस्टेंस जीरो नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वहां इन्फिनिटी हो जाएगा। आप मैथ पढ़ते हैं, इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ग्राफ खींचिएगा तो ग्राफ मेरा क्लास अगर किए होंगे तो याद कीजिए, ये आपका ऐसा ग्राफ होगा। डिस्टेंस जीरो करेंगे, इंटेंसिटी इन्फिनिटी की ओर भागेगा। क्योंकि डिस्टेंस जीरो आप कर ही नहीं सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पर किलोमीटर में डिस्टेंस जीरो हो जाएगा? मिलीमीटर से नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर से माइक्रोमीटर होगा, फिर आपका पिकोमीटर होगा, फेम्टोमीटर होगा। उतना तो आप लेवल में सटा ही नहीं सकते हैं चार्ज को, हाई फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब वो सब बात छोड़िए, फार्मूला याद करना शुरुआत कीजिए। क्योंकि इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फार्मूला आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। और पर डे फार्मूला अगर नहीं याद करेंगे
तो इस चैप्टर में फिर समझ में आना बंद हो जाएगा। पर डे रिवीजन चाहिए इस चैप्टर में, क्योंकि 2 ही 3 चैप्टर तो फिजिक्स में है जो मजा आता है पढ़ाने में, अब बच्चा को परेशान करने में। समझ लीजिए, मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैट अगर आप संभाल लिए तो सब कुछ संभल जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेट 12 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको संभालने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, और उसमें जितना कमी कीजिएगा उतना ज्यादा कष्ट में रहिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज के चलते पहले हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना। तो कोई भी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो देखिए बात समझ लीजिए, कोई भी पॉइंट चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है, किसी सर्टेन, ये क्यू पॉइंट चार्ज है, इसके चलते हमको इंटेंसिटी यहाँ पर निकालना है, मान लीजिए r डिस्टेंस पर। तो इसको डिफाइंड किया गया है, सभी जगह एक ही जैसा डिफिनीशन है, चाहे आप फील्ड में जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, फोर्स आपके ग्रेविटेशनल फील्ड में, कहीं भी जाइए सब जगह एक ही जैसा डिफिनीशन है। यहाँ पर क्या डिफिनीशन है, तो याद कीजिए ये डिफिनीशन है, इसको समझना पड़ेगा, डिफाइंड टर्म है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज को डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted on unit positive charge, unit positive charge। देखिए ध्यान सुनिए, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स exerted on unit positive charge, यानी कि यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखिए, +1 चार्ज रखिए, और +1 चार्ज पर इसके द्वारा जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी फोर्स को हम लोग इस चार्ज के चलते उस पॉइंट का इंटेंसिटी कहेंगे। अब समझ लीजिए बात को हम क्या बोले, किसी भी चार्ज के चलते जहां पर इंटेंसिटी, यानी इसका इस चार्ज के चलते इसका प्रभाव यहाँ निकालना है, तो यहाँ +1 चार्ज ले आइए, और ये +1 चार्ज पर जितना फोर्स लगा दे इसका इंटेंसिटी वहां पर वही कहलाएगा। तो यही लिखे, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज बाय चार्ज Q placed at distance r, डिस्टेंस r। मतलब आप समझ सकते हैं, फोर्स exerted on unit positive charge by charge Q placed at distance r is known as electric field intensity, electric field intensity, intensity due to point charge। ये पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन है, समझ लीजिए, सबके लिए अलग अलग है, ये पॉइंट चार्ज का डेफिनेशन है। यानी कहने का मतलब आप कह सकते हैं कि यहाँ फार्मूला जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखाएगा पॉइंट चार्ज के चलते, तो इसके चलते वहां फोर्स लिखिएगा, तब फोर्स का फार्मूला क्या है, Q1, यानी Q1 Q2, तो Q1 into 1, क्योंकि +1 चार्ज है, बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी आप समझ सकते हैं, इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मार्केट में आपको +1 चार्ज मिलेगा तब ना, और +1 चार्ज नहीं मिला तब क्या कीजिएगा। तो चौथा क्लास का मैथ लगाएंगे, कौन क्लास का, चौथा क्लास का। याद कीजिए, आपको पता होगा कि 10 कलम का दाम अगर 30 रुपया, तो 1 कलम का दाम कैसे निकालते थे, याद होगा ना, कि वो भी भूल गए हैं, नहीं भूले हैं तो बात समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अगर चार्ज कोई दूसरा मिल गया वहां पर, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगा फोर्स पर यूनिट चार्ज निकाल देंगे। याद कर लीजिए ध्यान से,
ये भी एक फार्मूला हो जाएगा आपका। यानी कि हम निकाल देंगे यहाँ पर जो भी चार्ज रहेगा उसके चलते फार्मूला निकाल देंगे फोर्स का। मान लीजिए 10 कूलम चार्ज, उसके चलते निकाल लेंगे, और 10 कूलम से फिर डिवाइड कर देंगे उस फोर्स में, तो +1 चलते के चार्ज के चलते फोर्स नहीं आ जाएगा, और वही इंटेंसिटी नहीं कहलाएगा क्या? यानी इफेक्ट हम लोग निकाल लेंगे। बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, निकाल लेंगे पूरे चार्ज के चलते, और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, 1 के निकालने के लिए उससे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से यह जो फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको हर हाल में लर्न करना पड़ेगा। बात को समझ में भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल रट लीजिए, रट लेने से काम नहीं चलेगा। यानी कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज लिखना है, तो इस बात को समझना पड़ेगा कि इंटेंसिटी क्या है, फोर्स क्या है, इस बात को समझना पड़ेगा। और याद कीजिए, फोर्स में सिर्फ अभी तक हम लोग पढ़े हैं मात्र पॉइंट चार्ज के चलते फोर्स का फॉर्मूला, F बराबर Q1 Q2 बाई 4πε0r²। फोर्स का एक ही फार्मूला पढ़ना है, लेकिन इंटेंसिटी का एक फार्मूला नहीं पढ़ना है, हजारों फार्मूला पढ़ना है। अब देखिए ध्यान से, तो ये पॉइंट चार्ज के चलते फार्मूला हो गया, और जनरल फार्मूला ये हो गया कि फोर्स पर यूनिट चार्ज को भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहेंगे। तब तो याद कीजिए F बराबर QE हो जाएगा। अगर ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर और चार्ज स्केलर है, यानी कि आप समझ सकते हैं F बराबर QE फार्मूला होगा। क्या होगा? QE होगा। आपको थोड़ा अब ग्रेविटेशन में लेके चलते हैं, क्योंकि आप लोग 11 तो पढ़े नहीं होंगे अच्छा से, है ना? तो एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, है ना? अगर कोई पॉइंट मास है जिसका मास m है, इसके चलते कहीं पर इसका प्रभाव निकालना चाहते हैं, तो +1 मास पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और वहां पर फील्ड इंटेंसिटी तब क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला G m1 m2, तो m2 हटा दीजिए, m2 तो 1 है, अब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, वहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होगा Gm/r²। याद कर लीजिए, ये Gm/r² होगा, और यहाँ पर 1/4πε0 कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अब मास का कांस्टेंट होता है G, होता है कैपिटल G। तो ये कांस्टेंट है चार्ज बटा r², मास बटा r²। मास का चलते फील्ड तो मास का r², और चार्ज के चलते फील्ड तो चार्ज का r²। सिमिलरिटी देखिए, सब जगह फॉर्मूला एक ही जैसा होता है, सिर्फ भले आप लोग रट्टा मारने पर तैयार रहते हैं केवल। तो बात को समझिएगा, और देखिए यही सब चीज प्रॉब्लम होता है। जैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं, ग्रेविटेशन नहीं पढ़ा हुआ है, अब तो आपको कष्ट होना ही है। यही ग्रेविटेशन थोड़ा पढ़ा रहता तो वहाँ थोड़ा कष्ट सहले रहते, तो यहाँ पर थोड़ा कम कष्ट होता, है ना? तो ये सब तो होगा ही आपके साथ, है ना? लॉकडाउन का प्रभाव जो है चलता रहेगा। जब तक पूरा चैप्टर, पूरा फीस को एक बार जब पढ़ लीजिएगा ना, और फिर दोबारा जब उसको स्टडी कीजिएगा तब मजा आएगा, ऐसे मजा उतना नहीं आता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, अब हम बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर भी दूसरा फार्मूला वो होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो फोर्स पर यूनिट मास होगा। अगर प्लस मास नहीं मिलेगा 1 वाला, तो हम लोग पर यूनिट मास लेंगे कि नहीं लेंगे, हर हाल में लेंगे, तो ये भी होगा। तो F बराबर क्या होगा, ME होगा। लेकिन एगो बात बता देते हैं, एगो बात बता देते हैं, ग्रेविटेशन में इसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, G से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को G से डिनोट करते हैं। तो F बराबर याद कीजिए mg फार्मूला, ये तो बहुतों दिन से पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि mg फोर्स का फार्मूला होता है। याद कीजिए, इसी फार्मूला को आप ग्रेविटेशन में G से डिनोट करते हैं, वहां पर जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है उसको हम लोग G से डिनोट करते हैं, E से डिनोट नहीं करते। तो हम आपको अभी लिखे थे समझाने के लिए सिर्फ, यानी कि आप समझ लीजिए इसी को G कहते हैं, और G को समटाइम एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यही एक्सेलरेशन भी है। तो आप याद कीजिए F बराबर m में, यानी अब आप सोचिए, ये न्यूटन का ना फार्मूला सब चुरा लिया है कूलम्स लॉ, सारा फार्मूला न्यूटन लॉ से आया है, कूलम्स लॉ का। क्योंकि न्यूटन के जमाने में चार्ज का खोजे नहीं हुआ था, और नहीं तो आज हम कूलम्स लॉ नहीं पढ़ते, यहाँ भी पढ़ते न्यूटन लॉ। बस समझ लीजिए, ईच एंड एवरी फार्मूला ग्रेविटेशन से मिलेगा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट में।
बस इतना ही सोच लीजिए, यानी ईच एंड एवरी फार्मूला मिलेगा, सब फार्मूला एक ही है। तो कहिए सर आप लोग कुछ ज्यादा क्यों समझ में आता है, तो सब चैप्टर पढ़ल है, आप लोग को सब चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। तो याद कीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, फार्मूला सब एक ही है, एफ बराबर एम में, ये भी है एफ बराबर एम ए ही है, क्योंकि ग्रेविटेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड को जी या ए से डिनोट करते हैं, और चार्ज के बदले मास आएगा, क्योंकि वहां मास का इंटेंसिटी इफेक्ट चल रहा था, यहाँ चार्ज का इफेक्ट चल रहा है। तो फार्मूला को थोड़ा बहुत समझ लिए होंगे आप लोग हमारे हिसाब से। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कंसेप्ट में बहुत कुछ बोलेंगे समझाने के दौरान, लेकिन सबको लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोबारा वीडियो देखिएगा, तभी फिर आपको फिर दोबारा कंफ्यूजन दूर होगा। ठीक है, अब बोलिए आगे क्या करें, कुछ पूछना है तब बोलिए, नहीं तो फिर तो हम मिटाएंगे ही हर हाल में। आ गया समझ में? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस रफ्तार से बढ़ती है? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। किससे चलता है? स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला है वही ग्रेविटेशनल फील्ड का भी फार्मूला है, 1/4πε0 इलेक्ट्रिक फील्ड में कांस्टेंट होता है, जी ग्रेविटेशनल फील्ड में कांस्टेंट होता है। यहाँ चार्ज है, वहाँ मास है, इनवर्स स्क्वायर लॉ वहाँ भी फॉलो है, इस बात को याद कर लीजिए। चलिए, किन्हीं को कोई डाउट है तब बोलिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। सर हाँ बोलिए। सर यहाँ पे अगर मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं रहा तो फिर अगर कुछ भी चार्ज रहा तो इंटेंसिटी तो निकाल लेंगे, हाँ, हर हाल में निकाल लेंगे, यही लेकिन फिर फार्मूला यहाँ से। पे फोर्स। फोर्स का फार्मूला पहले पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस पता होगा, F बराबर Q1 Q2/4πε0 R² लगा देंगे। सर फिर फोर्स निकाल के और फिर उसको डिवाइड कर देंगे। हाँ, एकदम डिवाइड करेंगे, यही तो कंसेप्ट है। और कोई डाउट है तब बोलिए, किन्हीं को? तो आगे बढ़े अब। चलिए, तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला था। किस चार्ज का? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला, Q/4πε0 R²। एकदम फॉर्मूला को उठा कंटस्ट बाय हार्ट जो करना है करते रहिएगा हर हाल में, लेकिन याद होना चाहिए, भूलना नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जितना फॉर्मूला है उतना फॉर्मूला अगर याद कर लेते हैं तो आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बिल्कुल मजा आ जाएगा। अब हम ग्रेविटेशन में नहीं घुसेंगे, अभी हम समझा दिए सिर्फ कि कैसे काम करता है ग्रेविटेशन में। आए बात समझ में? क्या कैसे काम करता है वो सिर्फ समझा दिए हैं, बाकी अब आपको काम जो करना है आगे देख लीजिए। अगला जो हेडिंग है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन का प्रॉपर्टी क्या है उसको देखना है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, बात समझ लिए अच्छी तरह से, ध्यान से हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्या निकालना है? प्रॉपर्टी लिखना है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देखिए प्रॉपर्टी उसका लिख रहे हैं, और यह नेचुरल प्रॉपर्टी है, थोड़ा याद करते चलिएगा, ये नहीं कि हम बोलते रहेंगे आप लोग सुनते रहिएगा, है ना। और इसमें वाट एंड वाई नहीं लगाना है, क्योंकि सबका प्रूफ इस चैप्टर में कहीं ना कहीं पढ़ाएंगे, कुछ का तो यही समझ में आएगा, कुछ का नहीं समझ में आएगा। देखिए पहला पॉइंट है, इट originate from पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से ही ऑरिजिनेट करेगा, और ये चलेगा जानते कैसे? लाइट के जैसा, एकदम सीधा लाइन में। आप याद कीजिए, पढ़े हैं लाइट में, लाइट रे जो है एकदम स्ट्रेट चलती है, जब तक कि वो किसी जगह से रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट नहीं करे, तो ये भी फ्री स्पेस में स्ट्रेट चलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड
लाइन के इंटेंसिटी इफेक्ट को ई से डिनोट करेंगे और आपका पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगा, बाहर निकलेगा। दूसरा पॉइंट, इट टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज पर ये क्या करता है, टर्मिनेट करता है। यानी जहां नेगेटिव चार्ज होगा ऐसा बना हुआ, वहां पर आके टर्मिनेट कर जाएगा। इस तरह से क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये बात समझ लिया अच्छी तरह से। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहां पर टर्मिनेट करेगा, तो उसका डायरेक्शन हो गया टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। तीसरा पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। याद कीजिए हम क्या बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। यानी कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ से निकल के डायरेक्ट उधर चला जाएगा एकदम सीधा लाइन में, फिर ऐसे भी जाएगा, ऐसे भी जाएगा, इस तरह से। यहाँ से भी ऐसे ऐसे बहुत सारा यहाँ से निकलेगा ऐसे, है ना, क्योंकि सब डायग्राम बहुत दूर दूर से जाएगा, तो कुछ यहाँ टर्मिनेट करता नजर आएगा, यहाँ से ओरिजिनेट करता नजर आएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट करेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन जो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा, है ना। सो नहीं जाइएगा, पहले ही बोल दिए हैं, ध्यान से सुनते रहिएगा और याद करते चलिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, बात समझते हैं ध्यान से अच्छी तरह से, है ना। देखिए तो आप तीनों पॉइंट समझ में आ गया होगा कि आपको क्या हम कह रहे हैं। आए बात समझ में कि नहीं। देखिए तो अगला पॉइंट समझिएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, चौथा पॉइंट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर, वह ऑलवेज टेंजेंटियल होता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट में देखा गया है। मान ली पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का लाइन ऐसे भी जा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, यह जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है। कौन है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो उसको रेड से दिखाते हैं, यह है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है, ठीक है। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा हर एक पॉइंट पर अलग अलग होगा। यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पर डायरेक्शन इधर होगा, मतलब टेंजेंट की ओर होगा। ये डायरेक्शन, ये जो लिख रहे हैं, ई जो लिख रहे हैं, इंटेंसिटी इफेक्ट का जो डायरेक्शन होगा वो टेंजेंट की ओर होगा। बात समझिए ध्यान से, क्योंकि जब यहाँ चार्ज रखिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ऐसा क्यों हम कर रहे हैं, यहाँ चार्ज रखिए, मान लीजिए कि पॉजिटिव वाला उसको धक्का देगा इधर। देखिए हम उसको समझाने के लिए बता रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चार्ज है और एक्सपेरिमेंट में हमेशा +1 चार्ज लिया जाता है, इस बात को याद कीजिएगा। तो यहाँ से +1 चार्ज को धक्का मारेगा इधर, ये धक्का मारेगा, ये खींचेगा इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स ना तो उधर होगा ना इधर होगा, इसीलिए ये टेंजेंट की ओर होता है ऑलवेज। यानी कि जो फोर्स लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट खींच दीजिए, उधर की ओर होगा। यानी कि दोनों का रिजल्ट जो होता है हमेशा वहां पर सर्किल के जैसा बिहेवियर शो करता है और टेंजेंट की ओर होता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर क्या होता है, ऑलवेज टेंजेंट की ओर होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आपको कभी दिखेगा नहीं, वो इमेजिनरी है। इमेजिनरी मतलब हम लोग कल्पना करते हैं उस तरह से, वो दिखता नहीं है लेकिन फोर्स तो लगाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, द डायरेक्शन
of electric field intensity, electric field intensity is always, direction of electric field intensity is always, the direction of electric field intensity is always tangential on electric force line, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पर ऑलवेज क्या होता है, टेंजेंशियल होता है। अब देखिए 5वां पॉइंट में आते हैं, टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर इंटरसेक्ट each other, two electric force line never intersect each other, explain भी करना है। पहले तो ये पॉइंट सही है कि टू इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसका एक्सप्लेनेशन भी अभी बता रहे हैं। देखिए एक बात याद कीजिए, 9th क्लास को याद कीजिए, आप हमेशा याद करते थे √2 इज एन इरेशनल नंबर, पढ़े हैं कभी? √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करें। तो साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए हम रेशनल नंबर मान लेते थे और उसको रेशनल के मेथड से रेशनलाइज करते थे और कहते थे बाद में कि रेशनलाइजेशन कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए रेशनल नंबर नहीं, ये इरेशनल नंबर है, मतलब कंट्राडिक्ट करवाते थे। तो यहाँ भी उसी तरह करेंगे, दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे को, हम बाई फोर्सली इंटरसेक्ट करवाएंगे, लेकिन देखिए दो गो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को इंटरसेक्ट करवाते है ना। यह जो है आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये दूसरा है और ये पहला फोर्स लाइन है। दो फोर्स लाइन दिखा दिए, दोनों इंटरसेक्ट किया। तो एक बात तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। पहला फोर्स लाइन जहां, देखिए दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन यहाँ खींच दिए हैं। अब पहला फोर्स लाइन के चलते इंटेंसिटी का प्रभाव का जो टेंजेंट होगा इधर होगा, उसको पहला लिख दिए हैं। लेकिन सेकेंड लाइन के चलते जो टेंजेंट यहाँ खींचिएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा और इसको E2 लिख दिए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, अभी यहाँ एक ऊपर लाइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज टेंजेंट की ओर होता है, और दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जैसे ही एक दूसरे से क्रॉस किया तो सेम पॉइंट से दो टेंजेंट बाहर हुआ। और आप मैथ में ऐसा पहले पढ़े होंगे कि ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। इसीलिए बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर ये मैथ के रूल को कंट्राडिक्ट कर रहा है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया, जबकि मैथ कहता है एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। बात समझ में आया कि नहीं, ये बताइए आप लोग। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। हाँ बोलिए कुछ। समझ गए सर। चलिए तो पॉइंट लिख देते हैं हम भी, है ना। When two electric force line enter each other, then two electric force line intersect each other, then two tangential direction of electric field originate from same point.
same point. This is not possible. This is not possible since only one tangent drawn from a point. Hence, two electric force line never intersect each other. तो बात समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो कोई परेशानी अब नहीं रहा होगा। यानी पांचवा पॉइंट भी समझ गए हैं कि दो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। देखिए इसके बाद जो है अगला पॉइंट में फिर से चलेंगे, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। अगला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता है। देखिए इससे क्वेश्चन भी बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। फिगर बना के कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 4 गो ऑप्शन बनाया रहता है। तो यहाँ पर छठा नंबर जो पॉइंट है उसमें ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। नेवर फॉर क्लोज लूप मतलब कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा, जहां चलेगा वहां पर नहीं आएगा दोबारा लौट करके। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, क्यों? तो उसका एक्सप्लेनेशन समझिए। मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन अगर क्लोज लूप बना रहा है तो एक पॉइंट को यहाँ कंसिडर कीजिए, टेंजेंट की ओर डायरेक्शन दीजिएगा तो यहाँ से लगेगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन बाहर निकल रहा है, यानी यहाँ से बाहर निकल रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेवियर शो कर रहा हो। और जब यही फोर्स लाइन दोबारा लौट के इसी पोजीशन पर आएगा तो उसी पोजीशन पर आएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर फिर लाइन टर्मिनेट किया टेंजेंट की ओर से आकर के, और टर्मिनेट किया तो यह पॉइंट नेगेटिव चार्ज के जैसा बिहेवियर शो करेगा। यह दोनों पॉइंट समझ में आया कि नहीं जो बोले? हम बोले कि लाइन अगर यहाँ से ओरिजिनेट किया है इसका मतलब ओरिजिनेट जहां से होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकला और उसके बाद ये घूमते हुए जब वहीं पर रिटर्न हुआ यानी जाके टर्मिनेट हुआ उसी पॉइंट पर दोबारा, तभी क्लोज लूप बनेगा। और टर्मिनेट होने का मतलब क्या हुआ कि हर हाल में वहां पर जब टर्मिनेट कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज होगा तभी टर्मिनेट करेगा। और आपको पता है पॉइंट के केस में सेम ही पॉइंट कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों का बिहेवियर शो नहीं कर सकता। ऑब्जेक्ट के केस में हो सकता था कि ऑब्जेक्ट बड़ा है तो इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज हो सकता है इंडक्शन के थ्रू, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के केस में आपका हर हाल में यह कभी संभव नहीं है कि सेम ही पॉइंट पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज दोनों का बिहेवियर शो करेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। इसका एक्सप्लेनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? एक्सप्लेनेशन अगर लिखना है तो क्या लिखिएगा? आप लिखेंगे व्हेन इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन फॉर्म क्लोज लूप then at same point electric force line originate
and terminate. Terminate. This is not possible. Is not possible. Since same point never acts as positive as well as negative charge. Both. यानी कि जब दो फोर्स लाइन अगर क्लोज लूप बनाता है तो सेम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑरिजिनेट एंड टर्मिनेट करेगा. दिस इज नॉट पॉसिबल सिंस सेम पॉइंट नेवर एक्ट्स एज पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव चार्ज. बोथ. यानी दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के जैसा बिहेवियर शो नहीं करेगा. इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से. चलिए तो अगला पॉइंट में चलते हैं. 7वां नंबर में इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन इलेक्ट्रिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर. कंजर्वेटिव इन नेचर. इलेक्ट्रिक फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर. इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है. कंजर्वेशन प्रिंसिपल वहां लगता है जहां पर एक लूप में आने पर वर्क डन 0 हो जाए. मतलब जहां से चलिएगा वहीं पर आइएगा तो वर्क डन 0 हो जाए तो कंजर्वेशन नेचर लगेगा. तो इस बात को समझ लीजिए कि क्यों होगा. मान लीजिए कि एक चार्ज है, उसके चलते आप दूसरा चार्ज को, जैसे कि मान लीजिए कि एक यहाँ पर प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है, इसके चलते फील्ड ऑरिजिनेट हो रहा होगा. एक दूसरा कोई चार्ज को यहाँ से उठाइए और घुमाते हुए बहुत दूर से जैसे मन तैसे लाइए या फिर यहीं पर रख दीजिए. जब सेम पॉइंट पे आइएगा क्लोज लूप बना लेगा तो आपका वर्क डन 0 हो जाएगा. यहाँ पर क्यों 0 होगा? क्योंकि पहले भी इफेक्ट यहाँ पर उतना ही था, बाद में इफेक्ट यही था, और ये फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वेक्टर है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट फिर 0 हो जाएगा इसके क्षेत्र में, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है कंजर्वेटिव इन नेचर है. इसको और समझेंगे हम लोग, इस पॉइंट को और समझेंगे डिटेल में जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लेंगे तब. मतलब इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ेंगे और तब वहां पर फिर से मैं इसका एक्सप्लेनेशन खुद से करूंगा. आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां अपने आप समझ में आ जाएगा. अगला पॉइंट में क्लोज लूप बना लेगा ना. क्लोज लूप हम बोले कि कंजर्वेटिव नेचर है, वर्क डन 0 नहीं होगा. सॉरी, वर्क डन 0 हो जाएगा. इसलिए फोर्स लाइन क्लोज लूप कहाँ बनाया है? हम बोले कोई चार्ज को उठा के वहां से यहाँ तक लाइएगा. इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को थोड़ी क्लोज लूप बना रहे हैं. जब कोई चार्ज को जहां से उठाइएगा, जैसे कि आप बताइए आप छत पर बैठ के पढ़ रहे हैं, वहां से टेबल उठा के नीचे लेके चले आइए और फिर टेबल वहीं ले जाके रख दीजिए, तो आप कितना काम किए? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स 0, बट पसीना तो बहेगा आपका. वही बात यहाँ बोल रहे हैं. जिस पॉइंट से उठाए हैं तो वहां मास को उठाते थे क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, इसलिए जहां से मास को उठाइएगा वहीं पर ले जाकर रखते हैं, तो हम लोग कहते हैं वर्क डन 0 है. वही कंसेप्ट यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में होगा. तो यहाँ चार्ज को उठा के जहां से उठा के वहीं पर रखेंगे तो वर्क डन 0 हो जाएगा. हमने कहा ना कि दोनों एकदम सिमिलर प्रॉपर्टीज है, उसमें ज्यादा कोई कष्ट नहीं है. ठीक है, चलिए 8वां पॉइंट में चलते हैं. देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है आपका कंटिन्यूअस कर्व है. इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन आर कंटिन्यूअस कर्व. यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन निकल के जहां मन तहां जाए, कोई फर्क नहीं, जैसे मन तैसे जाए. सीधा भी जा सकता है, जैसे कि आप बताइए यहाँ एक नेगेटिव चार्ज रहेगा तो यहाँ से ये तो सीधा भी जा सकता है, ऐसे टेढ़ा भी जा सकता है, जैसे भी जा सकता है.
लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि बीच में अब्रप्टली कट जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि फील्ड लाइन जब भी निकलेगा, जहां से निकलेगा जहां उसको जाना है, तो लगातार होगा, बीच में एब्रप्शन नहीं आएगा, कटिंग नहीं होगा। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कंटिन्यूअस कर्व है। आप कहिए सर कंटिन्यूअस क्यों है? तो काट के देख लेते हैं एक जगह, मान लेते हैं यहाँ काट दिए, जैसे ही काटेंगे तो लगेगा कि यहाँ पर टर्मिनेट कर गया पॉइंट, आप फिर लगेगा कि यहाँ से ओरिजिनेट भी कर गया। और आप ही बताइए, सेम पॉइंट पर टर्मिनेट भी करेगा ओरिजिनेट भी करेगा, क्या ऐसा संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि सेम ही पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के साथ बिहेवियर शो नहीं करेगा, इसीलिए यह कंटिन्यूअस कर्व है। इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है। कहिए सर उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन क्या है? तो आप एकदम समझ लीजिए बात को बिहारी भाषा में, चिकना रोड पर जा रहे हैं, एकदम चिकना रोड है, स्मूथ रोड है, मतलब कंटिन्यूअस रोड है। तो बाइक चला रहे होंगे और स्कूटी चला रहे होंगे, बड़ा आराम से स्पीड में जा रहे होंगे। रोड कहीं से अगर डिसकंटिन्यूअस होगा तब क्या होगा आपके साथ? अब बताइए डिसकंटिन्यूअस में क्या होगा? यहाँ पर आपका बाइक जर्क महसूस करेगा, जंप करेगा, कुछ भी कर सकता है। तब एक्सपेरिमेंट के दौरान ये देखा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जहां लाइन है वहां पर चार्ज रखें तो चार्ज में मोशन आएगा, क्योंकि अभी पढ़े या बराबर की हुई फोर्स लगेगा तो मोशन आ जाएगा। तो चार्ज के मोशन में ये देखा गया कि इसका लगातार स्पीड बढ़ता है, कभी ये जर्क महसूस नहीं करता, कभी ये जंप नहीं करता है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया। तो इसका मतलब भी हुआ कि ये कंटिन्यूअस कर्व है, डिसकंटिन्यूअस कर्व नहीं है। क्योंकि डिसकंटिन्यूअस रहेगा तो हर हाल में आपको जर्क महसूस होगा ही मोशन के दौरान। आप खुद सोचिए, स्टेट हाईवे कहीं जा रहे हैं, अगर डिसकंटिन्यूअस रोड हो, कहीं ऊपर नीचे हो, तो क्या होगा? जर्क महसूस नहीं होगा तो और क्या होगा, आप खुद सोचिए। तो यहाँ पर जर्क महसूस नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूअस कर्व है। दो तरह से एक्सप्लेनेशन है। नीचे वाला एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी बुक में दिया है, ऊपर वाला एक्सप्लेनेशन से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस होगा तो हर हाल में आपका वहां टर्मिनेट करेगा फिर वहीं से ओरिजिनेट करेगा, जो कि ऐसा संभव नहीं है कि सेम ही पॉइंट जो है आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के जैसा बिहेवियर शो करेगा। कुछ पूछना है तब बोलिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, देख लीजिए। चलिए, तो मैं अब 9th नंबर पॉइंट में चलता हूँ। देखिए एनसीईआरटी में 3-4 पॉइंट दिया है, मैं बहुत सारा पॉइंट लिखाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, और बहुत सारा पॉइंट आगे भी लिखवाएंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टीज आगे भी पढ़ेंगे बहुत सारा, और अभी भी पढ़ेंगे बहुत सारा। अभी तो समराइज कर रहे हैं थोड़ा बहुत, इसलिए कि अभी प्रॉपर्टी याद रहेगा तो आगे जो है ना थ्योरी समझने में आपको सहायता मिलेगा। जैसे अगला पॉइंट जो लिख रहे हैं इसका डेरिवेशन आपको पढ़ाएंगे बाद में। क्या है 9 नंबर पॉइंट? 9 नंबर पॉइंट में ये है कि आपका इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर प्रेजेंट इनसाइड मेटालिक बॉडी। अब इसका प्रूफ तो हम पढ़ाएंगे आगे, जब गॉस लॉ पढ़ा देंगे तब इसका प्रूफ करेंगे कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है उसका रीजन वहां प्रूफ में है। ठीक है, अगला 10 नंबर देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है मेटल पर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, ये सब आगे प्रूफ है। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऑन, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन मेटालिक सरफेस, मेटालिक सरफेस। मेटल का बॉडी पर इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। यानी मेटल का बॉडी ऐसा है और ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एकदम सीधा 90 डिग्री एंगल बना बना के सब निकलेगा। और अगर स्फीयर है तो स्फीयर से 90 डिग्री कैसे निकलता है पता है ना, कि वहां से रेडियली आउटवर्ड होगा। क्या होगा? रेडियली आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड होगा, जहां भी होगा लगभग रेडियस से ही लगेगा कि बाहर निकलेगा। मतलब हर हाल में ये 90 डिग्री का कोण बनेगा ही, चाहे कुछ भी कर लीजिए 90 डिग्री का एंगल बनेगा ही आपको हर हाल में। और ये पॉजिटिव चार्ज का भंडार है ये मेटल का स्फीयर, तो या कोई बॉडी है तो हर हाल में 90 डिग्री का एंगल बना के निकलेगा। An electric force line always perpendicular on metallic surface। ये 11 नंबर प्रॉपर्टीज में आते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन जो है, चलिए एक टर्म है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स या फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन या फील्ड लाइन, उसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है हर एक लाइन पैरेलल होगा और इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर होगा। मतलब समझ लीजिए इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर, डिस्टेंस भी सब जगह इक्वल इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, तो इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन कहेंगे। 12th में नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो नॉन यूनिफॉर्म को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका है। पहला एग्जाम्पल में तो आप ऐसा दे सकते हैं कि आप पैरेलल भी रहे लेकिन दो गो नजदीक में रहे, फिर अगला दूर में रहे, फिर नजदीक में रहे, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म हुआ। हाँ, सबसे बड़ा नॉन यूनिफॉर्म तो ऐसा होगा कि ऐसे फिर लाइन जाए, ऐसे तिरछा चला जाए, फिर ऐसे, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। इस बात को समझ लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक समान नहीं हो, और यूनिफॉर्म मतलब एक समान हो। 13 नंबर प्रॉपर्टीज में व्हेन चार्ज present in electric force line then it experiences force। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन में कोई चार्ज को रख दीजिए, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज को रख दीजिए, तो ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस महसूस करे। एक्सपीरियंस मतलब महसूस करना। इसको लगे कि हमको कोई धक्का मार रहा है, चाहे पॉजिटिव चार्ज रखिए चाहे नेगेटिव चार्ज रखिए, दोनों ही चार्ज पर ये फोर्स लगाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड लाइन में जब आप कोई चार्ज को रखिएगा तो ये फोर्स लगाएगा। और एक बात बताते हैं, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा उसको याद करने का टेक्निक आज बताते हैं, अभी बताते हैं, दोबारा फिर नहीं समझाएंगे। देखिए आपको पता है, क्या पता है कि अगर आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है तो जरूर इधर कहीं दूर में पॉजिटिव चार्ज का बहुत बड़ा भंडार रहा होगा, इधर नेगेटिव चार्ज का भंडार रहा होगा, तभी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की ओर जाता है। ये बात तो पता है आपको कि नहीं पता है? इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव की ओर जाता है, तो इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का भंडार रहा होगा, उसके बीच में वो पॉजिटिव चार्ज रख दिए। जैसा ही पॉजिटिव चार्ज रखिएगा तो आपको पता ही पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, ये इसको इधर खींचेगा और नेगेटिव वाला भी उधर खींचेगा, तो फाइनल फोर्स तो आपका इधर ही लगेगा इस पर, और नेगेटिव वाला में उल्टा फोर्स लगेगा। अब आपको याद करके रखना है हमेशा के लिए, एक्सप्लेनेशन बार बार नहीं, क्या लर्न करके रखना है कि जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स हमेशा फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज को जब वहां रखेंगे तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और फार्मूला जो होगा आपका हर हाल में F बराबर QE ही होगा। F बराबर क्या होगा? QE ही होगा, फार्मूला में कोई अंतर नहीं होगा। और आपको पता है, यहाँ से डायरेक्ट याद करके रखना है कि फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन। यानी इस बात को सुन करके समझ करके फिगर देख के याद रखना है क्या, कि
पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। इन सभी बातों को आपको हर हाल में लर्न करके ही रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। बस इतना समझ लीजिए बात को तो अच्छी तरह मेटेलिक से। बॉडी में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट नहीं होता है, ऐसा तो फिर परपेंडिकुलर कैसे होता है? हम बोले अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, पूरा अच्छा से पढ़ लीजिए। इनसाइड बोले हैं, ऊपर थोड़ी बोले हैं। देखे ना लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन नेवर प्रेजेंट इनसाइड मेटालिक बॉडी, तो अंदर में थोड़ी दिखाए हैं, सरफेस से निकाल के बाहर दिखाए हैं। तो फिर वो मतलब इमिट कैसे होगा? पॉजिटिव चार्ज वहां पर है, सरफेस पर देखिए चार्ज रखे हैं, चार्ज से फील्ड निकलता है कि मेटल से निकलता है? हाँ लेकिन समझ गया। है बस समझ में, चार्ज रखा हुआ है वहां पर, लेकिन इस चार्ज के चलते मेटल अपने अंदर फील्ड को घुसने नहीं देता है। ये इसका प्रॉपर्टी है। इस चार्ज के चलते तो इधर भी आना चाहिए था फील्ड, लेकिन वो आने नहीं देता है, सिर्फ बाहर जा सकते हैं, अंदर घुसने नहीं देंगे। मतलब इसका एक अपना प्रॉपर्टीज है, अपना गुण है। इस गुण का प्रूफ भी है, प्रूफ पढ़ेंगे बहुत दिनों के बाद अभी आगे। बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं चाहूँ तो 6 महीना भी पढ़ा सकता हूँ, चाहूँ तो 2 महीना भी खत्म होगा, 1.5 महीना भी खत्म होगा। यानी समझिए धोखा कहाँ होगा पता नहीं, है ना। चलिए, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम बहुत दूर तक पढ़ा चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक डायपोल। नया हेडिंग होगा इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, बात समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, इसका नाम तो सबसे पहले केमिस्ट्री वाले मास्टर जी पढ़ाए होंगे, बात याद कीजिए। और केमिस्ट्री में बहुत पहले पढ़ने होंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। ये सब तो मत पूछिए आप कितना बार पढ़े हैं, है ना। बात समझ में आ गया कि आप कितना बार पढ़े हैं ये आपको खुद ही नहीं पता होगा, तो लेकिन हम भी पढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। देखिए, डाई मतलब दो, पोल मतलब डिफरेंट चार्ज। इलेक्ट्रिक डायपोल दो चार्ज का सिस्टम है। कितने चार्ज का सिस्टम है? दो चार्ज का सिस्टम है, जिसमें एगो प्लस क्यू चार्ज रहेगा और थोड़ा दूर पर एक माइनस क्यू चार्ज रहेगा। बस समझ लिए, दो चार्ज का सिस्टम है। इलेक्ट्रिक डायपोल इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज इन विच बोथ चार्ज हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। आए बात समझ में? इलेक्ट्रिक डायपोल जब भी बनेगा, दोनों प्लस लीजिए तो डायपोल नहीं बनेगा, दोनों माइनस लीजिएगा तो डायपोल नहीं बनेगा। एक प्लस लीजिएगा, एक माइनस लीजिएगा, तभी डायपोल बनेगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है दो चार्ज का सिस्टम है। अब दोनों चार्ज का जो सिस्टम है, तो आप लिख सकते हैं, इट इज द सिस्टम ऑफ टू चार्ज हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर। यह दो चार्ज का सिस्टम है जिसमें दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, बट आपका नेचर अपोजिट होता है। क्या होता है? नेचर अपोजिट होता है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरफ से, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो यानी नेचर हर हाल में अपोजिट होगा, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक डायपोल का नेचर क्या होगा? हर हाल में अपोजिट होगा। अब इसी में इलेक्ट्रिक डायपोल में अगला टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब अगला टर्म क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए, पूरे फिजिक्स में बार बार बोलते हैं, जहां मोमेंट वर्ड लग जाए उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं।
तो अगला टर्म है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P से डिनोट होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ डायपोल। अगला पॉइंट में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को शॉर्ट में पी वेक्टर से लिख दिए हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट लिखे हैं। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड का उल्टा नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। याद कर लीजिए, यानी फिर से मैं बता देता हूं, अगर यहाँ पर पॉइंट चार्ज एक है ऐसे, है ना, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है, अगर यहाँ पर ये माइनस क्यू है, अगर यहाँ पर ये प्लस क्यू है, तो डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव पर होगा पी वेक्टर का, डायपोल मोमेंट का। और अगर इसका लेंथ है जो एल मानते हैं, है ना, तो पी का जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज गुने लेंथ होगा। लेकिन एनसीईआरटी जानते क्या करता है, एल को 2a मानता है। इन एनसीईआरटी है ना, एल बराबर 2a मानता है, ट्वाइस से लेंथ ऑफ डायपोल मानता है। इसलिए पी बराबर होगा ट्वाइस ए इंटू क्यू, चार्ज गुने लेंथ ऑफ डायपोल। तो आपको पता हो गया कि एस आई यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। सीएम लिखा रहेगा कूलम्ब मीटर, इन्हें किस सेंटीमीटर समझिएगा, बीच में देखिए ऐसे डाला हुआ है, ये कूलम्ब मीटर है ना कि सेंटीमीटर है। तो बात समझ में आ गया। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है कि डायपोल किसको कहते हैं प्लस। तो इसका एग्जांपल HCl H प्लस Cl माइनस, HF H प्लस F माइनस, जो आप पढ़ते हैं वो है एग्जांपल ये सबका। तो उसमें लेंथ है, लेंथ को आप ऐसे ही फॉर्मूला लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता दोनों। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, डायरेक्शन भी याद करना पड़ेगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, डायपोल मोमेंट ये होता है। देखिए अब जरा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को अच्छी तरह से। आपका है क्वेश्चन, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। पी वेक्टर का मतलब वही होता है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ गिवन फिगर। हम फिगर बना रहे हैं, उसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकाल के बताना है। क्वेश्चन नंबर पहला है, यहाँ पर देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। यहाँ पर जो है आपका प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर -2 क्यू चार्ज है, यहाँ साइड ए है ना। तो इसका नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बताना है कि क्या होगा। दूसरा फिगर है, यहाँ पर एक ऐसा है, यहाँ पर एक ऐसा है, और यहाँ पर एक ऐसा है। यह लेंथ एल है, लेंथ एल है, यह लेंथ एल है। यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर -2 क्यू चार्ज है। तो इस सिस्टम का भी नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बतलाना है कि क्या होगा। आने की डायपोल मोमेंट समझ गए हैं, अच्छी से समझ गए हैं, तो दोनों क्वेश्चन को जल्दी से बनाइए, हम 5 मिनट आपका इंतजार भी करेंगे। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से।
चलिए इधर देखिए, अब फाइंड नेट डायपोल मोमेंट निकालना था फिगर का। तो देखिए यहाँ छुपा हुआ है चार्ज, यहाँ -2q का मतलब हुआ यहाँ दो चार्ज है -q, तो एक -q इसके लिए है, एक -q इस चार्ज के लिए पेयर बनेगा। तो इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, इसका डायपोल मोमेंट इधर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी दो डायपोल का फॉर्मेशन हो रहा है, एक -q प्लस q, फिर एक -q प्लस q, दोनों के बीच में एंगल 60 डिग्री है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब बताइए इसका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ, चार्ज गुने लेंथ, q गुने a। इसका डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, चार्ज गुने लेंथ यानी q इंटू a। अब आप समझ लीजिए दो डायपोल है 60 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या होगा, तो 60 डिग्री पर है तो आपको कैसे गुना भाग कीजिएगा, याद कीजिए, p का स्क्वायर 2p cos 60 डिग्री का अंडर रूट, वेक्टर क्वांटिटी है तो सीधा करेंगे और इन सबको गुना भाग करेंगे तो √3p आ जाएगा, और पी आर बराबर हो जाएगा, तब p का वैल्यू है चार्ज गुने लेंथ यानी √3 चार्ज गुने a, आपका नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा पहला फिगर का। दूसरा फिगर का अगर उसी तरह से आप बनाएंगे तो एक डायपोल इधर है, एक डायपोल इधर है, इस p का वैल्यू होगा चार्ज गुने लेंथ, इस p का वैल्यू होगा इधर चार्ज गुने लेंथ होगा। देखिए ध्यान से, दोनों का फॉर्मूला क्या हो गया वो समझ में आ गया। दोनों कितना डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है। जब 90 डिग्री पर है तो आपको पता है रिजल्टेंट कैसे लिखिएगा, अंडर रूट फिर से वही लिखेगा, p² 2pp, और cos 90 डिग्री cos 90 जीरो हो जाता है, इसलिए पी आर बराबर होगा √2p हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा √2 और चार्ज इंटू लेंथ होगा, क्या होगा आपका, चार्ज इंटू लेंथ होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या होगा, चार्ज गुने लेंथ होगा। तो चार्ज गुने लेंथ तो यानी कि Q इंटू L। देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तब बोलिए, और नहीं तो फिर अब अगला क्लास अगले दिन चलेगा। इसके आगे पढ़ाएंगे डायपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह आपका चलेगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड होता है।